to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में बात करेंगे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर केस की। 3 छात्रों की मौत हुई और अधिकारी लग गए अपनी लाज बचाने में। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग के मालिक को पकड़ा, बिल्डिंग के मालिक को पकड़ा, गाड़ी के मालिक को पकड़ा, लेकिन एमसीडी अधिकारियों पर कार्रवाई करने से न जाने उन्हें कौन रोकता रहा। और आज जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यही सवाल पूछा तो एमसीडी के अधिकारी बगलें झांकते नजर आए। इस पूरी सुनवाई के बाद चलेंगे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां खड़ी थी पूजा खेड़कर। कोर्ट से अपनी जमानत मांग रही थी, लेकिन जमानत पर फैसला आने के पहले यूपीएससी ने उनके नाम के आगे से आईएएस का निशान मिटा दिया। जी, पूजा खेड़कर सेवा से बर्खास्त हो गई। लेकिन रोचक बात यह है कि वो जमानत पाने के लिए कोर्ट में दलीलें क्या दे रही थी और फिर यूपीएससी के अधिकारियों ने कैसे अपना बचाव किया, ये सब जानेंगे। उसके बाद दलीलें सुनने के लिए रुख करेंगे संसद भवन का और लेंगे बजट और जातिगत जनगणना पर हो रही बहस का हाल। और आखिर में दिन की जरूरी सुर्खियां। देश की सर्वोच्च परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आहूत सिविल सर्विस की परीक्षा, जिसको पास करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, उसी की तैयारी के लिए दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कई नौजवान लड़के लड़कियां आए थे। इस दौरान उनमें से कुछ लोगों ने राव आईएएस में दाखिला लिया और उसके बेसमेंट में पानी में डूबने से मर गए बारिश के दौरान। इसे अब दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर केस कहा जा रहा है और ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुना गया। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस को इस मामले में जमकर लताड़ लगाई। हुआ क्या था? 27 जुलाई के दिन दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव स्टडी सर्किल के बेसमेंट में अवैध रूप से बनी लाइब्रेरी में तेजी से बारिश का पानी भरा और 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। इनके नाम श्रेया यादव, जो यूपी की रहने वाली थी, नेविन डाल्विन, जो केरल के रहने वाले हैं, और तान्या सोनी, तेलंगाना की। इन तीनों छात्रों की मौत के बाद एक समाज सेवी संस्था सामने आई, इसका नाम कुटुंब। इसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की कि हाई कोर्ट आदेश दे एक हाई लेवल कमेटी द्वारा इन छात्रों की मौत की घटना की जांच का। इस याचिका पर कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कोर्ट में सुनवाई की। ध्यान दें, इस याचिका और सुनवाई के दरमियान पुलिस और दिल्ली नगर निगम ने भी कई एक्शन लिए थे, जो हमने 29 जुलाई के लल्लन टॉप शो में आपको विस्तार से बताया। आप चाहें तो उस शो का डिस्क्रिप्शन में लिंक खोज सकते हैं। इस सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने क्या कहा, यह जानना जरूरी है। सुनिए एक करके बिंदु। सबसे पहले जिक्र आया अतीत की एक घटना का। साल 2019 की बात है, जब एक आईआरएस अफसर और एक विदेशी होटल की आग में मारे गए थे। इस घटना के पहले भी दिल्ली के मुखर्जी नगर, अनाज मंडी और मुनीरका जैसे इलाकों में आग लग चुकी है। क्या हम जंगल में रह रहे हैं जहां लोग आग या पानी जैसी चीजों से मारे जा रहे हैं? इस साल भी 26 जून को राव आईएएस के खिलाफ शिकायत की गई थी। 2 बार रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन कोई कदम उनके खिलाफ नहीं उठाया गया। अगर समय से कार्रवाई होती तो इन 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। रिहायशी इलाकों में बेसमेंट में कई लाइब्रेरी चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि एमसीडी इस पर चुप क्यों है। कड़वा सच ये है कि इन इलाकों में मौजूद कमिश्नरों की भी संपत्तियां हैं। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट जानबूझकर एक्शन नहीं ले रहे। जिला लेवल के अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सभी इलाकों में अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए एमसीडी द्वारा व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, पर वो काम नहीं कर रहे। प्रशासन को एक्शन लेने से कौन रोक रहा है, इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी की जरूरत है। ये कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष था। इसके जवाब में एमसीडी ने, यानी दिल्ली की म्यूनिसिपल जो कमेटी है, उसने अपना पक्ष रखा। क्या कहा? प्रशासन जांच कर रहा है। अब तक 75 संस्थानों को नोटिस दिया जा चुका है। 35 को बंद कर दिया गया, 25 को सील किया गया। हम किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। दिल्ली सरकार से बेसमेंट को लेकर शिकायत की गई। 1 जुलाई को दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण भी किया। 9 जुलाई को क्लियरेंस दी गई। दिल्ली सरकार ने शिकायत को पब्लिक ग्रीवांस को भेजा, साथ ही एमसीडी को भी मार्क किया। एमसीडी कमिश्नर को शिकायत मिली तो उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर को भेजा। डिप्टी कमिश्नर ने जूनियर इंजीनियर को भेजा। जूनियर इंजीनियर ने बेसमेंट का निरीक्षण किया और निरीक्षण के 3 दिन बाद घटना हुई। ये बात तो आमतौर पर मानी जा सकती है कि दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी का मुआयना किया होगा, तभी सर्टिफिकेट दिया होगा। इन सूरतों में सारा दोष सिर्फ एमसीडी पर कैसे मढ़ा जा सकता है? यहां पर भी आप देखिए,
जवाबदेही किसी और पर डाली जा रही है, एमसीडी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। एमसीडी के पक्ष के बाद बारी थी अदालत के कमेंट की, यानी जज साहिबान के कमेंट की। क्या कहा कोर्ट ने? आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका निकाय प्रशासन दिवालिया हो चुका है, आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक करेंगे? आपको फ्री बीज का कल्चर चाहिए, आप पैसा कलेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए पैसा खर्च भी नहीं कर रहे। एमसीडी कहती है 5 करोड़ के ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा अप्रूव किया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई कमेटी ही नहीं है। कल बोल रहे थे कि एक प्लान कैबिनेट में जाना है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग की अगली डेट क्या है ये पता नहीं। आपको इसी फ्रीबीज कल्चर पर फैसला लेना चाहिए। इस शहर में 3.25 करोड़ के ऊपर लोग रहते हैं, जबकि शहर की तैयारी 6 से 7 लाख लोगों की रिहाइश के हिसाब से की गई थी। आप बिना विस्तार किए इतने सारे लोगों को कैसे रहने की जगह देंगे? एक सदी से पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं पहली बार में ठीक किया गया? आपने जूनियर अफसरों को टर्मिनेट किया, लेकिन सीनियर अफसरों का क्या, जिनका काम निगरानी का था? कोई तो ऐसा मौका होता है जब सीनियर अफसर मौके पर जाकर जांच करते। वो अपना एसी ऑफिस नहीं छोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस बिल्डिंग की मदद से प्रकृति से लड़ सकते हैं, तो आपको गलतफहमी है। आपकी प्लानिंग क्या है? एक दिन आप शिकायत कर रहे हैं कि सूखा पड़ा और अगले दिन यहाँ बाढ़ आ जाती है। आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय किए जाने की ज़रूरत है। ये तो थी माननीय कोर्ट की टिप्पणियाँ। फिर आया आदेश। इसमें क्या कहा गया? इस मुकदमे में दिल्ली पुलिस को भी पार्टी बनाया जाता है। 2 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में दिल्ली पुलिस के डीसीपी और केस के जांच अधिकारी भी सभी दस्तावेजों के साथ मौजूद रहें। अगली सुनवाई में एमसीडी कमिश्नर खुद आए। आप ध्यान दें, इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत का हर एक ऑब्जर्वेशन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अब बात करते हैं एक्शन की। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस केस में राउज स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में लिए गए लोगों में बेसमेंट वाली बिल्डिंग के मालिक, उनके रिश्तेदार और गुरखा गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। गुरखा यानी वो गाड़ी जिसके गुजरने के बाद पानी में हिलोर उठी और हिलोरों के झटकों से बेसमेंट के मुंह पर लगा लोहे का गेट टूट गया और ठीक इसके बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा, ऐसा पुलिस का मानना है। पहले बात इसी गाड़ी की कर लेते हैं। इसके ड्राइवर मनोज कथुरिया को हिरासत में लेने के बाद उन पर भारतीय न्याय संहिता की 2 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पहली BNS 105 गहरे रातन हत्या, दूसरी BNS 115 2 जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश। साफ शब्दों में कहें तो एक ड्राइवर गाड़ी चलाकर गया, उस गाड़ी से उठे पानी में हिलोरा आया और दरवाज़ा टूटा। बजाय नगर निगम के अधिकारियों, लाइसेंस देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के एक गाड़ी के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किया गया। स्केप गोट तलाशने की कोशिश जारी है। जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट ने भी कहा कि यह तो आश्चर्यजनक है कि पुलिस का एक्शन कार चलाने वाले पर है, ना कि एमसीडी के अधिकारियों पर। मनोज कथुरिया की पत्नी सीमा कथुरिया ने इस प्रसंग पर मीडिया से बात की और कहा जब हादसा हुआ तो उनके पति पहले गियर में गाड़ी चला रहे थे। इल्जाम है कि गिरफ्तारी गलत है। वीडियो सबके सामने है, सबने वीडियो देखा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाड़ी जा रही है, पानी बोनट के ऊपर तक है और इसकी रेड लाइट्स ऑन है, दोज आर द ब्रेकिंग लाइट्स। तो वो ब्रेक कॉन्स्टेंटली लगाए हुए थे और धीरे निकलने की कोशिश कर रहे थे एंड गाड़ी तेज बिल्कुल नहीं जा रही है। एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी को जाना पड़ेगा इतने पानी से निकलने के लिए। हमें पूरा भरोसा है अपने जुडिशरी पे एंड मेरे हस्बैंड ने कुछ गलत किया नहीं है, तो हम बहुत पॉजिटिव हैं कि वो घर आएंगे। इससे तरह राव स्टडी सर्कल ने बयान जारी किया और कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगी। दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार जल्द एक कानून बनाएगी जिसके तहत दिल्ली में काम कर रहे तमाम कोचिंग केंद्रों को रेगुलेट किया जाएगा। लाइब्रेरीज जो इलीगली बेसमेंट में चल रही थी उनको सील किया गया है, परंतु अब उनके पास पढ़ने के लिए अभी कोई जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आज मीटिंग में 3 मिनिस्टर्स गोपाल राय जी, सौरभ भारद्वाज जी और मैं मौजूद थे। साथ में दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जी मौजूद थे। हमने स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है और इसीलिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन के लिए कानून की हमने बात करी है। आज तो हमने सिर्फ उनका फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे मीटिंग करी है। कानून को ड्राफ्ट करने का प्रोसेस तो अब शुरू किया जाएगा, लेकिन इस कानून की ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स भी शामिल रहे। इसके बाद हमने उन पत्रकारों से बात की जो इस मामले पर लगातार नजर बनाए हैं। सुनते हैं ताज़ा अपडेट्स। एमसीडी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है और एमसीडी से जानकारी मांगी है कि जो राव आईएस का जो इलाका है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम
देखभाल करने की किसकी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ बिल्डिंग मैनेजमेंट किस अधिकारी की जिम्मेदारी है। तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जो एमसीडी के कुछ अधिकारियों पर कड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस ले सकती है और इसी वजह से एमसीडी से ये जानकारी मांगी जा रही है। अभी तक अगर बात की जाए तो प्रोटेस्ट पर कुछ जो छात्र थे वहाँ तैयारी करते हैं वो भी बैठे थे। एमसीडी के अधिकारी उनसे मिलाने के लिए उन सभी को ले जाया भी गया था, एलजी भी वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मेन इसमें कल्प्रिट हैं और जो एफआईआर में भी मेंशन किया है कि इसमें जो मेन कल्प्रिट हैं जो सिविक एजेंसी है वो उसका अभी तक कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सभी की नज़रें उसी पर हैं कि क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस एमसीडी के किसी इंजीनियर को या जो भी शख्स इस मामले में दोषी है उसको गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बात कोर्ट की है तो चलते हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां आज सुनी जा रही थी पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका। पूर्व आईएएस क्यों? क्योंकि आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एक आदेश जारी किया और पूजा खेड़कर का चयन रद्द कर दिया। साथ ही यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण क्या गिनाए वो बताएंगे, पहले बताते हैं कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल यूपीएससी की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यानी लबासना ने 23 जुलाई तक पूजा खेड़कर को अकादमी पहुंचने के लिए कहा था, पर पूजा ने इधर अग्रिम जमानत याचिका डाल रखी थी। जहां सुनवाई हुई तो उनकी वकील बीना माधवन प्रस्तुत हुई। बीना माधवन ने क्या कहा? पूजा खेड़कर ने कहाँ फ्रॉड किया? मेडिकल बोर्ड ने भी कहा कि उन्हें कई किस्म की विकलांगता है, उनके शरीर का 47% हिस्सा विकलांगता की श्रेणी में आता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई, मीडिया ने मेरे खिलाफ विच हंटिंग शुरू कर दी। मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया, इसलिए मेरे खिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई। मेरे खिलाफ केस तभी बनता जब यूपीएससी मुझे इस बात का दोषी साबित कर दे कि मैंने अपनी पहचान छिपाकर तय संख्या से अधिक बार सिविल सेवा का इम्तिहान दिया। मेरे खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है? बस इसलिए क्योंकि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मैं विकलांग हूँ। आज हमें नोटिस मिला, अगले दिन मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन मुकदमा दर्ज करने में तेजी क्यों दिखा रहा है? मुझे अपना केस डिफेंड करने का पूरा समय मिलना चाहिए। क्रिमिनल केस और गिरफ्तारी की आशंका के बीच मैं अपना केस डिफेंड कर पाने में अक्षम हूँ। ये पूजा खेड़कर के वकील की दलीलें थी, जो हमेशा मौक्किल की दलीलें मानी जाती हैं। अब बारी थी अदालत के सवालों की। एडिशनल सेशन जज डी के जांगला ने पूछा, यूपीएससी क्या कर रहा था? ये तो असंभव लग रहा है। सबको पता है प्रीलिम्स दिए बगैर आप मेंस परीक्षा में नहीं अपीयर हो सकते हैं। क्या यूपीएससी ये कह रहा है कि एफआईआर तो फाइल की जा सकती है लेकिन चार्जशीट तब तक दायर नहीं की जा सकती जब तक यूपीएससी उन्हें दोषी न मान ले? ये भी पूछा गया कि पहले पूजा ने कहा कि वो आंखों की विकलांगता से ग्रस्त हैं, फिर उन्होंने इसकी कैटेगरी बदलकर मल्टीपल डिसेबिलिटी कर दी, जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ होना भी शामिल किया गया। यूपीएससी ये बताए कि क्या उनका केस झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट का है? अगर नहीं तो फिर इसे दिखाने का क्या मतलब है और इसके लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की क्या ज़रूरत है? आप उन्हें अरेस्ट करने की जल्दी में क्यों है और इसकी ज़रूरत क्या है? कारण बताना होगा। अब कोर्ट में जवाब देने की बारी थी यूपीएससी की, और क्या दलीलें दी गई। पूजा खेड़कर ने इम्तिहान में बैठने के लिए तथ्य छुपाए। अगर उन्हें तथ्य सामने रखे होते तो उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं मिलती। जब भी उन्हें कहा गया कि वो परीक्षा में अपीयर नहीं हो सकती तो हर बार उन्होंने अपना स्टैंड बदला। उनके अपराधों की जांच गहनता से करनी चाहिए ताकि उसके तरीकों का पता चल सके। पूरे तंत्र की शुचिता भंग हुई है। आप अपना नाम, पेरेंट्स का नाम कैसे बदल सकते हैं? ऐसे लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस केस में डीओपीटी, यूपीएससी, अदालतें सभी के सामने तथ्य छिपाए गए तो फिर कानून तोड़ सकती हैं, उनसे और जानकारियां मिल सकती हैं। इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। हम इनके मेडिकल सर्टिफिकेट और इनके ओबीसी कोटा प्रमाण पत्र की भी जांच करेंगे। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जो कल सुनाया जाएगा। अब बात यूपीएससी की। पूजा को बर्खास्त करते हुए यूपीएससी ने जो कारण गिनाए उसमें अहम क्या है? पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों के तहत उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूजा को 30 जुलाई दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त दिया गया ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। साफ बताया गया कि ये उनका आखिरी मौका है, लेकिन पूजा खेड़कर ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किया। यूपीएससी ने उनके सारे दस्तावेजों की पड़ताल की और पाया कि उन्होंने साल 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के नियम तोड़े। इसके साथ ही यूपीएससी ने साल 2009 से 2023 के बीच चयनित 15,000 छात्रों के दस्तावेज चेक किए। इनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके साथ यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों पर भी टिप्पणी की और कहा, जहां तक जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र की बात है तो यूपीएससी ये साफ करना चाहता है कि वो इस बात की जांच करता है कि उन प्रमाण पत्रों को सही अधिकारी द्वारा जांच किया गया या नहीं, और क्या प्रमाण पत्र के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। आमतौर पर अगर सही अधिकारी द्वारा जारी किया गया तो इसे सही मान लिया जाता है। यूपीएससी के पास ऐसा कोई आदेश नहीं कि हर साल आने वाले हजारों प्रमाण पत्रों की सच्चाई स्वयं जांचे। हालांकि अब अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच और निरीक्षण किया जा रहा है। यह था यूपीएससी का वर्जन।
और उनका जवाब। अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। संसद भवन चलते हैं। सबसे पहले राज्यसभा, जहां निशाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। कभी कोई विपक्षी सांसद उनसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की जवाबदेही को लेकर सवाल पूछता, तो कभी पेपर सेट करने वालों की काबिलियत को लेकर। ऐसा ही एक मौका आया जब राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने, जो खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, सवाल पूछा। धर्मेंद्र प्रधान ने मनोज झा की विद्वता के टेक के साथ जवाब दिया। एनटीए के इवैल्यूएशन की कोई मैकेनिज्म माननीय मंत्री जी है, क्योंकि विभागों का एक चरित्र होता है, कोर्स का एक चरित्र होता है, और एनटीए की जो पूरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली होती है ऑब्जेक्टिव, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंक्लिनेशन का अभाव होता है, इस दिशा में एनटीए के मॉड्यूल की मॉनिटरिंग की कोई लगातार व्यवस्था है या नहीं है? माननीय मंत्री जी, मनोज झा जी ने हाथ जोड़कर सप्लीमेंट्री पूछी है। अध्यक्ष महोदय, मनोज झा जी सदन के बड़े आदरणीय और विद्वान सदस्य भी है, खुद प्राध्यापक भी है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, एनटीए एक व्यवस्था है जो परीक्षा करवाती है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा विषय उठाया है। क्या जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नाते आता है, क्या ये टोटलिटी ऑफ सब्जेक्ट को कैप्चर कर पाता है, क्या ये उनकी प्रश्न है? मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसको प्रश्नों को बनाने वाला व्यक्ति ही मनोज झा जी जैसे कोई विद्वान प्राध्यापक ही है। इसलिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं इसको, क्योंकि सर समय समय से परीक्षा की अप्रोच कैसे हो, पैटर्न कैसे हो, ये एक इवोल्यूशनरी प्रक्रिया में डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसके बाद जल्दी बहस हुई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने भी सवाल पूछा और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल लोगों को एनटीए का चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये बात सभापति जगदीप धनखड़ को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने रामजी सुमन को टोका और कहा, आरएसएस देश के विकास में काम करने वाला संगठन है। इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर खड़े हुए और जगदीप धनखड़ को नसीहत दी। फिर बहस और तीखी हो गई। के जो चेयरमैन है वही कई राज्यों के सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे, और सभापति जी समय समय पर उनकी सिफारिश आरएसएस के विरोध जी करते रहे। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। जहां तक मेरा अनुभव है अध्यक्ष सभापति महोदय, इनके लिए व्यक्ति के नापने का मापदंड कोई और नहीं है। सबसे पहला मापदंड ये है कि वो आरएसएस का है कि नहीं है सर। और सभी स्थानों पर मेंबर सर नो सर ऑनरेबल मेंबर, यू हैव टू आस्क योर सप्लीमेंट्री, सर यू हैव नो बेसिस फॉर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सर इस सदन के गार्डियन है, लेकिन जो सदस्य कानून के तहत बोल रहा है, रूल्स के तहत बोल रहा है, जब तक वो वायलेट नहीं करता बिजनेस अपना एडवाइजरी काउंसिल, अपना एडवाइजरी रूल्स, तब तक उसको ये बात मत करो, वो बात मत करो, ये कहना ठीक नहीं है। और ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। जब सच कहते हैं, वो सच कह रहे हैं, उसको वो उत्तर देंगे। प्लीज नहीं तो ये अच्छा नहीं है। आपका उपयोग, आपका दुरुपयोग कर रहे हो। थोड़ी देर बाद गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में आए। उन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड पर बयान दिया और कहा कि 23 जुलाई को केंद्र ने केरल सरकार को चेतावनी दी थी कि राज्य में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है।
अमित शाह के इस बयान पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का भी बयान आया। मुख्यमंत्री बोले, भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी ने वायनाड जिले के लिए केवल एक ऑरेंज अलर्ट दिया था। जिले में 500 मिलीमीटर की बारिश हुई, जो आईएमडी के आकलन से बहुत ज्यादा है। आईएमडी ने रेड अलर्ट मंगलवार को भूस्खलन आने के बाद ही जारी किया। ये दोषारोपण का समय नहीं है। राज्यसभा की बात चल रही है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का भी संसद के सदन में बयान सुनते जाइए। बजट पर बात हो रही थी और हो रही थी हलवे पर बात। So I will just say, former governor of Reserve Bank, in his book he says, and I quote, "The finance ministry used to pressurize the RBI to soften interest rates and present a rosier picture of the growth to shore up sentiments. And the kind of impact it was having on the economy is where we went to being fragile 5. And fragile 5 economy is a fact which was before them. But they couldn't act on it. Instead, they put pressure on Reserve Bank. We implemented measures leading to a reduced average inflation of 4.5% in 14-15 to 2018-19, well within the RBI's target range of 2 to 6%. So, moreover, India's inflation during 2020 and 23 was much lower than the global average. अब रुक करते हैं लोकप्रिय सदन लोकसभा का। यहाँ बहस शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जाति और जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष के नेताओं ने इस पर हंगामा किया। जाति करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। दरअसल कल ही लोकसभा में अखिलेश, राहुल और अनुराग ठाकुर के बीच जातिगत जनगणना को लेकर तीखी बहस हुई थी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आरोप लगाया कि अनुराग ने राहुल गांधी की जाति पूछी। इसे देखते हुए तत्कालीन पीठासीन जगदम्बिका पाल ने अनुराग ठाकुर के कुछ हिस्से एक्सपंज कर दिए। पर यह पूरी बहस आज संसद से बाहर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर का भाषण ट्वीट किया और लिखा, मेरे युवा और ऊर्जावान साथी, अनुराग ठाकुर की ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए। ये तथ्य और मजाक का मिश्रण है, साथ ही ये इंडिया अलायंस की गंदी राजनीति की पोल खोलता है। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने भी पत्रकार वार्ता की और कांग्रेस पर हमले किए। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। फिर खबर आई कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहती है। ये मोशन कोई सांसद तब ला सकता है जब कोई सांसद सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। इस मोशन को अनुमति मिलते ही उस सांसद की संसद के भीतर आलोचना की जा सकती है। इस खबर में आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी केरल के वायनाड में भूस्खलन को लेकर। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को भारी बारिश के चलते वायनाड जिले में भूस्खलन जो हुआ उसमें 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 186 घायल हैं। सरकारी एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में भी बचाव अभियान चला रही। कई परिवारों का कहना है कि उनके परिजनों का पता नहीं चल पाया।
सेना प्रभावित क्षेत्र से 1000 से ज़्यादा लोगों को सफलतापूर्वक निकाल चुकी है। सेना सहित एनडीआरएफ की टीम, राज्य पुलिस, वन अधिकारी और स्वयंसेवक 500 से 600 कर्मी बचाव अभियान में लगे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और सेना के सहयोग से हेलीकॉप्टर भी जुटाए गए हैं। एक अपडेट पीएमओ से भी है इस त्रासदी पर। इस आपदा में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। घायलों को भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह केरल के मुख्यमंत्री से इस बारे में बात भी की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि पार्टी कार्यकर्ता बचाव में लगे। अगली सुर्खी यूपी से। लखनऊ से जो तस्वीरें आई उससे राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। भारी बारिश से पूरा शहर डूबा है, यहाँ तक कि विधानसभा के भीतर भी पानी भर गया और ये तब हुआ जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। परिसर की तस्वीरें आई, उसमें लोग बाल्टी, वाइपर और मशीनों के जरिए पानी बाहर निकालते दिख रहे हैं। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, लखनऊ नगर निगम के दफ्तर में भी जल जमाव हुआ, जिनकी जिम्मेदारी है कि जल जमाव ना हो। तस्वीर में लोग घुटनों की तक कपड़े खींचकर चल रहे हैं और ऑफिस की छत से भी पानी लीक हो रहा है। नगर निगम का ये हाल है, शहर का हाल सोच सकते हैं आप। इस मामले में तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी इमरजेंसी गेट से निकलना पड़ा। समझ लीजिए शहर का हाल कैसा है। बहरहाल तीसरी सुर्खी एक समझाइश को लेकर, और इसके पहले आंकड़ा देखिए। 22 जुलाई यूपी का मुजफ्फरनगर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ियों ने कार सवार की पिटाई की, कार में तोड़फोड़ की। 24 जुलाई उत्तराखंड का रुड़की, कांवड़ियों ने पहले की रिक्शा ड्राइवर को पीटा, फिर लाठी डंडे मार मारकर रिक्शा तोड़ दिया। 26 जुलाई यूपी का मेरठ, कांवड़ियों ने 20 सड़क कार में तोड़फोड़ की, कार सवार लोगों को पीटा। 29 जुलाई यूपी का गाजियाबाद, कांवड़ियों ने यूपी पुलिस की गाड़ी को तोड़ा। 30 जुलाई यूपी का ही गाजियाबाद, कांवड़ियों ने एक शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की। 31 जुलाई यूपी का ही गाजियाबाद, एक ट्रांसजेंडर को पीटा, कपड़े फाड़ दिए। ये बीते दिनों की कुछ घटनाएं हैं जो कांवड़ यात्रियों द्वारा की गई हिंसा की ओर इशारा करती हैं। सारी हिंसा में किस्म के आरोप सामने आए। गाड़ी से कांवड़ियों को टक्कर लग गई, या कांवड़ भंग हो गया, या गाड़ी गलत लेन से आ रही थी तो कांवड़ियों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय खुद हिंसा की। और जब वो हिंसा पर उतारू हो गए तो यूपी की पुलिस क्या करती रही? ऑलमोस्ट कुछ नहीं। जिस केस में कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, उस केस में तो पुलिसकर्मियों पर ही केस दर्ज कर दिया गया और कांवड़ियों की शिनाख्त भर लेने का दावा किया गया। ऐसे में समय है कि हम आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिन पुराना संदेश दिखाएं जो उन्होंने कांवड़ियों के लिए जारी किया था। बात थी संयम और सौहार्द की। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के। हमें पता है कि ये कुछ ही कांवड़ यात्री हैं जो इस तरह का उत्पात कर रहे हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं जो शिव में अपनी आस्था दिखाते हुए इस कठिन तीर्थ को पूरा कर रहे हैं, इस कठिन यात्रा को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ कांवड़ियों की वजह से कांवड़ यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं और किसी को भी कानून व्यवस्था को किसी भी तर्क के तहत अपने हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती है। देश में कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाती है, तो अब इस सवाल का जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।